आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। ये हुमायूं कबीर का मामला ममता दीदी के गले की हड्डी बनता जा रहा है। ममता दीदी ने आज हुमायूं कबीर के लड़के को पुलिस के हाथों पकड़ा दी। जी, तो ये हुमायूं कबीर का किस्सा आपको सुनाते हैं। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और साथ में हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज सेक्शन को भी आप अवश्य विजिट करें, देखें और अपनी पसंद की वस्तुएं क्रय करें। तो गुलाम नबी आज़ाद उसके बेटे का नाम है, हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर का किस्सा अगर पुराना सुने और अभी नया देखें तो अब इसमें दो बातें कही जा रही हैं। एक तो ये है कि ये भाई ममता दीदी का राजीव गांधी मूवमेंट बन गया है। राजीव गांधी मूवमेंट ये बन गया है कि भाई अब बाबरी मस्जिद की मुखालफत करें तो फंसे और बाबरी मस्जिद को सपोर्ट करें तो उससे ज़्यादा फंसे। तो इसलिए वो बाबरी मस्जिद के बारे में न्यूट्रल फेस रख के चल रही है। और पहले उसको ये शायद गुमान था कि भाई ये हुमायूं कबीर जो है ये है तो अपना ही चेला, लेकिन हुमायूं कबीर जो है वो ट्रिगर हो गया है दूसरी तरह से। पहले ज़रा थोड़ा सा इस हुमायूं कबीर के इतिहास समझ लें, उसके बाद फिर वो राजीव गांधी वाला जो किस्सा है वो भी सुनाएंगे आपको। तो ये जो हुमायूं कबीर है ये किसी ज़माने में अधीर रंजन चौधरी का चमचा हुआ करता था। अधीर रंजन चौधरी का चमचा होते हुए 2016 में इसने चुनाव जीता कांग्रेस के टिकट से, और कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीतने के बाद में ये रिज़ाइन करके टीएमसी में चला गया और मिनिस्टर बन गया। अब मिनिस्टर बनने के बाद भाई जब दूसरा इलेक्शन जब इसने लड़ा उसमें हार गया तो मंत्री पद इसका चला गया। तो उसके बाद से जो है ये मंत्री पद तो मिला नहीं, कि बाद में खैर 2021 में दोबारा जीत गया, लेकिन 2021 में ममता दीदी ने इसको मंत्री पद दिया नहीं। और जो मुसलमानों की जो चौधराहट है वो फिरहाद हकीम को दे दी मैडम ने फिरहाद हकीम को न केवल चौधराहट दे दी, कलकत्ता का सरपरस्त भी बना दिया उसको। कलकत्ते का सरपरस्त किसी मुसलमान को बनाना इज़ अ वेरी बिग डील, इवन फॉर बौद्ध लोग, क्योंकि बौद्ध लोग तो कोलकाता को अपना पूरा सांस्कृतिक क्षेत्र मानता है। वो ये मानता है कि साहब कि कोलकाता जो है वो केवल उन्हीं के कारण है, और जो कुछ है वहाँ पर जो भी पूरे भारत में जो कुछ भी है वो बौद्ध लोग के कारण है, और कोलकाता भी बौद्ध लोग के कारण है। इसलिए पूरे भारत में जो कुछ भी आप प्रगति देखते हैं, प्रगति देखते हैं, वो सारी की सारी कोलकाता के कारण है। तो कोलकाता बराबर बौद्ध लोग बराबर देश की प्रगति। इस तरह के सिचुएशन में भी दीदी ने रिस्क लेते हुए फिरहाद हकीम को मिनिस्टर भी बनाया और साथ में मेयर भी बना दिया। ये भी अपनी किस्म का एक ही अलग ही एक्सपेरिमेंट है। तो फिरहाद हकीम जो है बहुत सारी चौधराहट करता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत पुरानी फॉल्ट लाइन है मुसलमानों में भी। यहाँ पे बंगाली मुसलमान है और दूसरा बिहारी मुसलमान है। तो ममता दीदी के साथ में पहले बिहारी मुसलमान था, बंगाली मुसलमान सारा कांग्रेस और सीपीएम के साथ में था, खासतौर से कांग्रेस के साथ में था। आपको याद हो मालदा एक ऐसा स्थान है जहाँ से ये स्टॉलवर्ड्स हमेशा जीतते रहे। प्रणब मुखर्जी यहाँ जंगीपुर से जीता करते थे पार्लियामेंट में, अधीर रंजन चौधरी यहाँ बरहामपुर से जीता करते थे, पिछली बार हार गए, वो भी किससे, यूसुफ पठान से। और आपके गनी खान चौधरी की जो फैमिली है जो मालदा से जीता करती थी। तो हिस्टोरिकली ये पूरा जो क्षेत्र है मालदा मुर्शिदाबाद का, ये कांग्रेस का बंगाली मुसलमानों के साथ में स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। अब इसमें फॉल्ट लाइंस आ गई हैं। फॉल्ट लाइंस इसलिए भी आ गई हैं क्योंकि 2021 में ममता ने बीजेपी का भय दिखा के और बंगाली अस्मिता की बात करके ये पूरा का पूरा वोट जो है वो एक तरफा कर लिया था, और कांग्रेस और सीपीएम 0-0 पर रह गए थे, एक भी सीट उनको नहीं मिली थी। अब भाई ये जो मुसलमान है यहाँ का, इसको कांग्रेस के इकोसिस्टम में बड़ा भाव मिला करता था। तो इनके जो नेता नांगले हैं वो सबके सब
देख रहे थे कि दीदी के यहाँ भी इतना भाव मिलेगा, वो मिला नहीं। वो फिरहाद हकीम बैठा हुआ है वहाँ पे, वो उसका अपना सिस्टम है, वो अपने सिस्टम को ही आगे बढ़ने देता है। मैडम क्या है पता है आपको, वहाँ भी कुछ लोगों को आउटसोर्सिंग है, अभिषेक बनर्जी को आउटसोर्सिंग है, फिरहाद हकीम को आउटसोर्सिंग है, और इस तरह से जिनको आउटसोर्सिंग है उनको सब कुछ मिलता है, बाकी को कुछ नहीं मिलता है। ये दिक्कत। मिलता किसको है? मिलता जो है वो जो टोलेबाजों को है। टोलेबाजों के लिए तो सब कुछ खुला हुआ है, वो पार्टी ऑपरेटर्स के माध्यम से सब कुछ उनको मिलता है, कटमनी भी मिलता है, शेयर भी मिलता है, और उनको जो है वो उगाही का हफ्ते का लाइसेंस भी मिलता है, वो सब मिलता है। अब यहाँ राजीव गांधी वाली सिचुएशन आ गई। आपको ध्यान है राजीव गांधी के साथ क्या हुआ था? याद दिला दें आपको। राजीव गांधी इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करके प्रधानमंत्री बने थे। 413 सीटें थी उनके पास में, न भूतो न भविष्य थी। उसके बाद फिर वो वहाँ पर कुछ मुल्ला लोगों को थोड़ी सी चुनचुनी काटी, उनको काटती रहती है, बीच बीच में उनको टेस्ट करना रहता है, उनको सियासत को टेस्ट करना रहता है, उनको क़ियादत को टेस्ट करना रहता है, उनको सरकार को टेस्ट करना रहता है। तो वो टेस्ट का मौका तब आया जब शाहबानो का जजमेंट आया, और उस शाहबानो के जजमेंट को पहले तो जो सेक्युलर इंस्टिंक्ट, जो एक्चुअल ट्रू सेक्युलर इंस्टिंक्ट था, वो प्रिवेल किया, और उसकी तारीफ में कसीदे पढ़वाए गए। और आपको ध्यान है हमारे आरिफ मोहम्मद खान साहब ने वहाँ कसीदे पढ़े। लेकिन बाद में फिर मुल्ला मौलाना ने इनको डराया। जब मुल्ला मौलानाओं ने राजीव गांधी को डराया तो राजीव गांधी झुक गए, आरिफ मोहम्मद खान को साइडलाइन कर दिया, आरिफ मोहम्मद खान ने रिज़ाइन कर दिया, और ये एक नया कानून ला के इन्होंने जो शाहबानों का जजमेंट था वो पलट दिया। वो पलट दिया तो उनकी छवि खराब हो गई, छवि खराब हो गई, और भारी प्रतिक्रिया हुई हिंदू समाज में। और यही वह समय था जब भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि मामले में नई जान फूंकी थी। उन्होंने 86 में ही, इसी के आसपास आपके 86 में उन्होंने पालनपुर में राम जन्मभूमि आंदोलन को समर्थन देने का एक संकल्प पारित किया था। पालनपुर गुजरात में ये सम्मेलन हुआ था, बड़ा प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं से भारतीय जनता पार्टी का टर्न अराउंड आरंभ हुआ जब वो श्री राम के शरण में गए। तो लोगों ने इनको समझाया कि साहब ये गड़बड़ तो हो गई है, क्योंकि हिंदू जो है वो अब रिएक्ट कर रहा है। तो हिंदू रिएक्ट कर रहा है तो हिंदू को कैसे मैनेज करें? अरुण नेहरू हुआ करते थे होम मिनिस्टर, उन्होंने कान में फूंकी राजीव गांधी के। तो 1986 के अंत तक पता चला कि राजीव गांधी ने कोर्ट के माध्यम से अयोध्या का ताला खुलवा दिया, अयोध्या मंदिर का, राम मंदिर का ताला खुलवा दिया, और ताला खुलवा के भक्तजनों को वहाँ पर पूजा की अनुमति दे दी। अब ये जब हुआ तब साहब मुसलमानों में बड़ी खलबली मची, और कहा मुसलमानों ने ये क्या हो गया, अब हमें राजीव गांधी को त्याग करना पड़ेगा। फ़ायदा लिया किसने? वीपी सिंह वगैरह ने, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास है। उसके बाद से आज तक कभी कांग्रेस जो है वो मेजॉरिटी में आ नहीं पाई। वो बात अलग है कि उसमें तो उसके दूसरे पाप भी सम्मिलित किए जाने चाहिए। अब ममता दीदी के पास में यही दुविधा है, लेकिन ममता दीदी जो है वो राजीव गांधी की तरह नौसिखिया तो नहीं है, वो सब समझती है। वो समझ रही है कि उसको ये चॉइस दी जा रही है कि भैया ये जो है, ये जो सेक्युलरिज्म का जो टाइगर है इसके ऊपर सवारी कर ले, लेकिन उस सेक्युलरिज्म के टाइगर पर सवारी करने को तैयार नहीं है ममता दीदी। लेकिन फंस गई है बुरी तरह से आइदर वे। अब हुमायूं कबीर ने ये समस्या तो पैदा कर दी ममता दीदी के लिए, तो ये बाबरी जो है ये चारों तरफ गूंजेगा तो सबको पता है कि भाई बाबरी के नाम से पूरे देश में हिंदू में कितनी वितृष्णा है, और वो कितनी प्रतिक्रिया देता है इस नाम से। ये प्रतिक्रिया तो बंगाल में भी आएगी। अब यहाँ पे ममता दीदी ने जो
ये स्टेप उठा लिया कि इस हुमायूं कबीर को पॉलिटिकली फिनिश करना है। तो वो पॉलिटिकली फिनिश करने के लिए आज जो कार्रवाई हुई कि उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगाया कि उसने अपने पीएसओ को, जो सरकारी पीएसओ था, उसके साथ मारपीट की। इस छोटे से चार्ज पे उसको गिरफ्तार कर लिया। साहब, इसकी भी प्रतिक्रिया होगी। एक प्रतिक्रिया को रोकने के लिए जो काम किया गया उसकी भी प्रतिक्रिया होगी। तो अब ममता दीदी के पास यहाँ कोई रास्ता नहीं है। अब यह निश्चित हो गया है कि भाई ये जो मुसलमान वोट है वो तो अब वापस उसी बंगाली और बिहारी में बंटने की नौबत आ गई है। साथ में आप देख ही रहे हैं, SIR वाली हियरिंग ने पूरा का पूरा सेंटिमेंट गड़बड़ाया हुआ है। सेंटिमेंट गड़बड़ाया हुआ है, प्लस ये आपस में झगड़ा हुआ है, जो कि ममता दीदी ने हाई हैंडेडनेस से अपनी इसको रोकने का प्रयास किया है, वो भी उल्टा पड़ रहा है। तो बहुत अच्छा है, वही जिसको कहते हैं अक्सर हमारे पास होता है, ये हमारा पॉपकॉर्न मोमेंट है और हमको पॉपकॉर्न उठा लेना चाहिए और ये आनंद से पॉपकॉर्न को एक एक को अच्छी तरह से चबाते हुए देखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।